अभी हम पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर रहे थे उदारवादियों की मांगें, जिसमें राजनीतिक मांगों पर चर्चा चल रही थी। राजनीतिक मांगों के संदर्भ में 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से ही केंद्रीय और प्रांतीय जो काउंसिल थीं उनका विस्तार और उनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की मांग उठने लगी। द्वितीय अधिवेशन के जो प्रस्ताव थे, नंबर 1, काउंसिल में आधे प्रतिनिधि निर्वाचन से आए। नंबर 2, यह निर्वाचन सीधा नहीं होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, अर्थात इसमें नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल, स्थानीय मंडल और स्थानीय काउंसिल में निर्वाचन किया जाए और स्थानीय काउंसिल के माध्यम से केंद्रीय काउंसिल में निर्वाचन किया जाए। तीसरे अधिवेशन में भी इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। चौथे अधिवेशन में सर्वाधिक जो जोर डाला गया, जो सर्वाधिक बल दिया गया, वो इस बात पर दिया गया कि विद्वान मानते हैं कि विधान परिषदों को जहाँ तक संभव हो इतना बढ़ाया जाए कि उनसे देश के अलग अलग जो हित हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। 1889 के 5वें अधिवेशन में 21 वर्ष के प्रत्येक भारतीय को मताधिकार देने की मांग उठाई गई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर अधिवेशन में राजनीतिक मांगों के जो संबंध में प्रस्ताव थे वो महत्वपूर्ण बनते चले गए। दूसरा है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग। उदारवादी नेता आधुनिक नागरिक अधिकार जैसे भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के प्रबल समर्थक थे। जब कभी भी सरकार ने इन अधिकारों को सीमित अथवा नियंत्रित किया या करने का प्रयास किया, तभी उदारवादियों ने इसे अधिकारों के प्रति हनन की दलीलें दी। 1878 ईस्वी में प्रेस अधिनियम का उदारवादियों ने जब तक विरोध जारी रखा जब तक सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त नहीं कर दिया। इसी प्रकार 1880-90 ईस्वी के दौरान जब सरकार ने समाचार पत्रों के आलोचना करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया था, तब भी उदारवादियों ने सरकारी प्रयासों का जोरदार विरोध किया। फिरोज शाह मेहता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में लिखा था कि यदि वर्नाक्यूलर प्रेस का कार्य शासन को अनुत्तरदायी दिखाई देता है तो यह अनुत्तरदायित्व सरकार के नियमन एवं पंजीकरण द्वारा भी बना रह सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता का दमन भारत में नवपल्लवित स्वतंत्रता के विकास को अवरुद्ध कर देगा। इससे शासन को संचार के एक महत्वपूर्ण साधन से वंचित रहना पड़ेगा।
और उसे जन प्रतिक्रिया, जो आम जन प्रतिक्रिया है, उसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी। यदि प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किसी विरोध को दबाने में प्रयुक्त किया जाता है तो वह उचित प्रतीत नहीं होगा। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि ऐसी किसी भी नीति का अनुसरण नहीं करे। तीसरा नंबर है संवैधानिक सुधार एवं स्वशासी सरकार। इसकी मांग की गई। हालांकि उदारवादी जो थे वो स्वशासी सरकार की मांग में विश्वास रखते थे, अर्थात शासन भी हमारा ही होना चाहिए, स्वयं का। किंतु उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वे धीरे धीरे इस कार्य को करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने विधान परिषद के विस्तार और विभिन्न सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को सरकार में अधिक हिस्सा देने की मांग की। इसके बाद में उन्होंने विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि की मांग की ताकि बजट पर बहस की जा सके और प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करने का भी उन्हें अवसर मिले। 1905 ईस्वी तक इस संबंध में नियमित रूप से प्रस्ताव पारित किए जाते रहे। चौथा नंबर है सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। उदारवादी नेताओं का मानना था कि विभिन्न प्रशासकीय एवं वित्तीय बुराइयों को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक अधिक से अधिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही अपने अध्यक्षीय भाषण में उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की आकांक्षा रखना कदापि राजद्रोह नहीं है। हमारी मात्र यही इच्छा है कि शासन का आधार अधिक व्यापक हो और उसमें देशवासियों को समुचित स्थान और न्यायपूर्ण भाग प्राप्त हो मिले। 1890 ईस्वी के अधिवेशन में ये सर्वसम्मति से माना गया कि देश के 95% उत्तरदायित्व पूर्ण जो उच्च पद हैं उन पर यूरोपियनों का अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार है। इसलिए वो भारत के विषय में या भारत के हित के विषय में नहीं सोचते हैं। उनकी जो संपूर्ण सोच है वो ब्रिटिश शासन की नींव को और कैसे गहरा किया जाए इस विषय में वो सोचते हैं। उदारवादियों ने कॉमन सभा, जो ब्रिटिश संसद का निम्न सदन होता था, उसके 2 जून 1893 में उस प्रस्ताव को लागू करने की मांग की जिसके द्वारा भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन साथ साथ किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा उदारवादियों ने भारतीय सेवाओं के पुनर्गठन की भी मांग की थी। उन्होंने ये भी मांग की कि न्यायिक कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिए जिनका व्यवसाय कानून हो अथवा जो कानून के विद्वान हों, विशेषज्ञ हों। इसलिए भारतीयकरण में
भारतीयकरण के विकास में जो भारत में नौकरियां थीं, सेवाएं थीं, सर्विसेज थीं, उनको पूर्णतया भारतीयकरण करने की मांग की गई। पांचवा नंबर है धन निष्कासन रोकना। अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही रखना चाहते थे। भारत का आर्थिक शोषण कर सकें, ये उनकी पूर्ण मान्यता थी। इसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं सोच सकते थे। इसलिए उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति, जिसे बोलते थे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, का जोरदार विरोध किया। दादा भाई नौरोजी इसके विरोध में आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक थी, उसमें अर्थव्यवस्था की व्याख्या की है। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए जो विचारकों एवं आलोचकों द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, जिनमें भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई आबादी को दोषी ठहराया है, उसे अमान्य कर दिया, माना नहीं उसको। भारत की निर्धनता के लिए उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी के स्थान पर अंग्रेजों की क्रूर आर्थिक शोषण की नीति को उत्तरदायी ठहराया। अपने निर्गम सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने बतलाया कि भारत से पूंजी कई तरह से निर्यात की जा रही थी। जो धन भारत से निष्कासित हो जाता था, उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था, बल्कि निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन और निष्कासित करना पड़ता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ लाद दिया गया, अत्यधिक बोझ बढ़ गया। अतः उदारवादियों ने ये मांग रखी कि देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए तथा भारत से धन निष्कासन को रोका जाना चाहिए, जिससे कि भारत का विकास हो सके। छठा नंबर है भारतीय उद्योगों को संरक्षण। उदारवादियों का यह मानना था कि भारत में औद्योगिकीकरण की बाधाएं हैं। क्यों नहीं हो रहा भारत में औद्योगिकीकरण? उद्योग क्यों नहीं लग रहे भारत में? वो बाधाएं क्या हैं? जैसे स्वदेशी उद्योगों की कमी। स्वदेशी उद्योग नहीं थे, लघु उद्योग नहीं थे, पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव और भारतीयों में उद्यमों के प्रति जो भावना होती है उसकी उपेक्षा थी और मुक्त व्यापार नीति नहीं थी। अतः उदारवादियों ने इन बाधाओं को दूर करने तथा भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की मांग की, क्योंकि सरकारी सहायता के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव नहीं था और बिना औद्योगिक विकास हुए आर्थिक समृद्धि की कल्पना करना
निरर्थक ही था। महादेव गोविंद रानाडे, जो कि दादा भाई नौरोजी से अलग विचार रखते थे, इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे, उन्होंने कहा कि भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का वास्तविक कारण भारत के घरेलू उद्योग धंधों में कमी तथा भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यानी भारतीय जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, अन्य कोई उद्योग धंधों में रुचि नहीं लेते। नवीन उद्योगों की स्थापना और औद्योगिकीकरण की मात्रा में वृद्धि होना, ये दो मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की निर्धनता को दूर किया जा सकता था। रानाडे ने यह भी माना है कि अंग्रेजी शासन के विरोधी नीति इसके मार्ग में बाधक बन रही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक भारत के उद्योगों को उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं मिलेगा, तब तक आर्थिक दृष्टि से भारत समृद्ध नहीं हो पाएगा। तत्कालीन फैक्ट्री के नियम, उत्पादन घटाने, उत्पादन मूल्य बढ़ाने वाले, इन पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट है 7 नंबर, श्रमिक वर्ग की दशा सुधारना। यद्यपि उदारवादी नेताओं ने समय समय पर श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए और उनकी स्थिति को सुधारने की मांग भी की थी, परंतु इस विषय में उन्होंने और अधिक रुचि और उत्साह नहीं दिखाया। रानाडे, दादा भाई नौरोजी, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्ता जैसे नेताओं ने भी श्रमिकों के प्रति कोई विशेष सहानुभूति प्रकट नहीं की। कांग्रेस के अधिवेशनों में भी श्रमिकों से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं किए गए, जबकि इस युग में भारतीय श्रमिकों की दशा काफ़ी शोचनीय हो गई थी, काफ़ी दयनीय बनी हुई थी। श्रमिकों के संबंध में, श्रमिकों की दशा सुधारने के संबंध में लाला लाजपत राय ने कार्य किया। नेक्स्ट नंबर है कृषि एवं कृषकों की दशा सुधारने की मांग। अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत कृषि और कृषक दोनों की दशा बड़ी शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय दशा में थे। इसलिए उदारवादियों का ध्यान इस दिशा में जाना स्वाभाविक ही था। उनका ये मानना था कि कठोरता पूर्वक किया गया कर निर्धारण और कर की ऊंची दर के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए उन्होंने सरकार से भूमि कर में कमी करने की और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें पुराने ऋणों से मुक्ति दिलवाने की मांग की। उन्होंने भूमि संबंधी ढांचे में भी परिवर्तन की मांग की। इसके अतिरिक्त जमींदारों के अधिकारों में कमी करने की मांग की और किसानों को स्वतंत्र बनाने का सुझाव दिया, जिससे कि किसान अपनी जमीन पर परिश्रम करके उत्पादन में वृद्धि कर सके।
कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया था कि जमीन बंदोबस्त के बदलते रहने से आम जनता बेहद परेशान है, क्षुब्ध है। अतः प्रांतीय कांग्रेस समितियां इस समस्या का अध्ययन करें और सुझाव दें अपनी रिपोर्ट में कि किसानों के लिए क्या किया जाए और अपनी जो समस्याएं हैं वो आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत की जाएं। इसलिए अब ये देखा जाने लगा था कि कांग्रेस के मंच से ही कृषि एवं कृषकों की संबंधित जो समस्याएं थीं वो उठाई जाने लगीं। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य मांगें थीं, जैसे कि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, लघु उद्योगों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, भारत में सैनिक कॉलेजों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा। ये जो मांगें थीं इनके संबंध में भी प्रस्ताव पास किए गए। दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को अधिक जोरदार तरीके से उठाया था। बनर्जी का ये मानना था कि भारत की निर्धनता रोजगार के नए तरीकों के प्रयोग से और अधिक रोजगार प्रदान करने से दूर हो सकती है। बनर्जी ने कहा था कि हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य, जिसे एक वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। ये उदारवादियों की मांगें थीं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। धन्यवाद।